नमो नमः। आयुर्वेद के आद्य दैवत श्री धन्वंतरि जी की प्रार्थना करते हुए हम व्याख्यान की शुरुआत करेंगे। शंखं चक्रं जलौकां दधतामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं पटिपटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनं प्रौढदावाग्निलीलम्। पिछले 1 महीने से हमारे लेक्चर थोड़े बंद थे। इससे पहले हम एसएसएम आयुर्वेदा से लेक्चर ले रहे थे, लेकिन अभी हमने वो हमारा जो वेंचर है वो बंद किया है और उसकी जगह मैंने स्वास्थ्य होलिस्टिक नाम से ये नया वेंचर नया नया सभी क्लिनिक शुरू किया है। तो इसलिए उसकी तरफ से ये लेक्चर अभी आपके सामने आ रहे हैं। आज पहला दिन है इसका। इससे पहले जो एसएसएम आयुर्वेदा पे लेक्चर हुए थे वो सभी उसके यूट्यूब चैनल पे है ही, लेकिन वो चैनल भी बाद में बंद हो जाएगा और वो सभी लेक्चर स्वास्थ्य होलिस्टिक नाम के चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पे वो ब्राउज कर सकेंगे। तो ये नई शुरुआत है हमारी, तो इसलिए हम सबसे पहले चरकाचार्य जी, पुनर्वसु आत्रेय जी, सुश्रुताचार्य जी, धंधन जी और वाग्भटाचार्य जी और उनके टीकाकार, इन सभी को नमन करते हुए हम चरक संहिता का विमान स्थान, उसमें भी पहला जो रस विमान अध्याय है वहां उससे हम शुरू करने जा रहे हैं। तो विमान स्थान अध्याय 1 रस विमान अध्याय। अथा तो रस विमानं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेयः। तो मैंने पहले जो लेक्चर लिए थे उसमें भी मैंने बताया था कि ये सूत्र कैसे तैयार हुआ है। तो उसमें अथा तो रस विमानं व्याख्यास्यामः, तो ये इस रस विमान, इस अध्याय की व्याख्या हम करने वाले हैं। व्याख्या का मतलब ऐसा होता है कि विधान करना या फिर विस्तार से आख्यान करना। वि अधिक आ अधिक ख्या, ख्या ख्याति, इसका मतलब है प्रसिद्ध करना। आ और वी ये दोनों उपसर्ग है और उसका उपयोग इसलिए है कि विशेष तरीके से हम इस रस विमान, इस अध्याय का व्याख्यान करने वाले हैं। तो व्याख्यान का मतलब ही ऐसे होता है कि विशेषतः हम उसमें रस विमान का अध्ययन करेंगे, रस विमान का विवरण करेंगे। और श्यामः, याम याव यामो, उसका भविष्य काल है। तो या धातु है, या याति, उसका भविष्य काल यहाँ पे बताया गया है। तो इसका मतलब है इसके बाद हम रस विमान इस अध्याय का अध्ययन करेंगे या फिर उसका विवरण करेंगे। इति स्मः भगवान आत्रेयः। तो पहला जो वाक्य है वो गुरु जी का है, पुनर्वसु आत्रेय जी का है। और जो दूसरा वाक्य है वो उनके शिष्य जो चरकाचार्य है, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, उनका है। तो वो कह रहे हैं कि अथा तो रस विमान व्याख्यास्यामः इति, यह भगवान आत्रेयः स्मः। तो भगवान आत्रेय जी ने ये बताया अथवा ये हमें समझाया। स्म अधिक आह, आह मतलब ब्रू धातु है वहां पे और उसका परोक्ष भूतकाल है, तो इसलिए ब्रू धातु का परोक्ष भूतकाल स्माह,
या फिर आह ऐसे होता है, उसको स्म लगाया गया है। तो ये पहले कभी तो बताया है, तो मतलब स्म जहाँ पे आता है वहां का अर्थ ऐसे होता है कि पहले कभी तो उन्होंने बताया है, अभी हम उसका संकलन कर रहे हैं, मतलब हमने नोट्स निकाल के रखे हैं, अभी हम उसका संकलन करेंगे। जैसे उन्होंने बताया वैसे हमने नोट्स निकाल के रखे हैं और अभी हम उसका संकलन यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो इसलिए इसका अर्थ ये है कि भगवान अत्रेय जी ने ऐसे बताया कि हम अभी रस विमान का व्याख्यान करेंगे। आगे निदाने ज्ञात हेत्वादि पंचकस्य चिकित्सा उपयोगितया दोष भेषजादि विशेष ज्ञानम अपेक्षितं भवति। अतः वक्ष्यमाण दोष भेषजादि विशेष ज्ञापकम विमान स्थानम ब्रूते। तो कोई भी स्थान हो उसका जो पहला श्लोक होता है उसमें उस स्थान में कौन कौन से विषय आने वाले हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो जो पहला अध्याय है वो उस अध्याय में क्या क्या बताया जाने वाला है उसका वर्णन किया गया है, लेकिन चक्रपाणी दत्त उसी अध्याय का नाम लेते हुए उसमें पूरे स्थान में क्या क्या अपेक्षित है उसका विवरण पहले श्लोक में करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है निदाने, तो निदान स्थान में ज्ञात जानते हुए हमने जाना है क्या, हेत्वादि पंचकस्य। हेत्वादि पंचक मतलब हेतु पूर्व रूप रूप उपशय और संप्राप्ति, ये पांच हेत्वादि पंचक, हेतु रूप पूर्वरूप, हेतु पूर्वरूप रूप उपशय और संप्राप्ति। तो ये हमने हेत्वादि पंचक ये हमने निदाने ज्ञातः, निदान स्थान में हमने ज्ञात किया है। ज्ञात हेत्वादि पंचकस्य, ज्ञातः हेत्वादि पंचकाः यस्याः सः तस्य, मतलब जिसने जिस वैद्य ने निदान स्थान में हेत्वादि पंचक का ज्ञान किया है उसके लिए चिकित्सा उपयोगितया, चिकित्सा के लिए उपयोगी होने वाला, उपयोगितया ये तद्धित है, उप अधिक युज धातु है उसका तद्धित बनाया गया है, उपयोगिता ऐसे शब्द तैयार किया गया। तो चिकित्सायाः उपयोगी, चिकित्सा उपयोगी, चिकित्सा के लिए उपयोगी ऐसा जो दोष भेषजादि विशेष ज्ञानम अपेक्षितम भवति। दोष भेषज इत्यादियों का विशिष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान जो अपेक्षित है, अतः वक्ष्यमाण दोष भेषजादि विशेष ज्ञापकम विमान स्थानम ब्रूते। तो सबसे पहले लाइन में ऐसे बताया है कि निदान स्थान में आपने ये जाना है और चिकित्सा स्थान जानने के लिए हमने हमें दोष भेषजादि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। तो इसलिए ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतः, अतः इसलिए वक्ष्यमाण दोष भेषजादि विशेष ज्ञापकम, जो दोष भेषज इत्यादियों का जो विशेष ज्ञापक है, विशेष ज्ञान है, उनका विशेष कहने वाला जो है वो बताने के लिए विमान स्थानम ब्रूते। अभी वक्ष्यमाण शब्द क्या है, तो वक्ष्यमाण शब्द ऐसा है कि जो उन्होंने वो भी वक्ष ये शब्द है, वक्ष मतलब वक्ष ये धातु वचो इससे ही तैयार हो जाता है, मतलब बताया गया हुआ या फिर बताया जाने वाला, मतलब जो प्रक्रिया अभी तक चालू है। वर्तमान कालवाचक धातु से अधिक विशेषण प्रेजेंट पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वक्ष्यमाण। इसका मतलब ऐसा है कि दोष भेषजादि विशेष ज्ञान उस काल में वक्ष्यमान होता था, उस काल में दोष भेषजादियों का जो जो ज्ञान है वो जो हमने संकलित किया है उसका जो विशेष ज्ञापकत्व है वो हमने इस विमान स्थान में
संकलित किया है, इसलिए इसे विमान स्थानम ब्रूते, इसलिए इसे विमान स्थान कहा गया है। तो जो लोगों में प्रसिद्ध ऐसा जो दोष भेषजादि विशेष ज्ञान है वो हमने विमान स्थान में संकलित किया हुआ है और उसको हम अभी कहने जा रहे हैं। ब्रूते यहाँ पे फिर से ब्रू धातु है, मतलब उगते, मतलब हम अभी बताने जाने वाले हैं, या फिर ये अत्रेय जी ने यहाँ पे बताया गया है, पुनर्वसु अत्रेय जी ने यहाँ पे कहा है। तत्रापि च दोष भेषजयोः प्राधान्यात् तद विशेष ज्ञापकम रस विमानम प्रथमम ब्रूते। तो उसमें भी जो दोष भेषज है उसमें प्राधान्य तद विशेष ज्ञापकम, दोष और भेषज में भी प्राधान्य, प्रधानता किसको दी गई है और उसका विशेष ज्ञान, मतलब दोष भेषज का विशेष ज्ञान होने के लिए हमें किसका ज्ञान जरूरी है, तो रस विमान का ज्ञान जरूरी है। रस विमानम प्रथमम ब्रूते, रस विमान का प्रथम ज्ञान होना जरूरी है। तो इसलिए रस विमान का वर्णन यहाँ पे प्रथम किया गया है। इमं च स्थान संबंधम स्वयमेव दर्शयति। तो ये जो अध्याय का नाम है रस विमान, ये स्थान से संबंध खुद ही बताता है, स्वयमेव दर्शयति। तो ये जो रस विमान शब्द है वो स्थान से संबंध खुद ही बताता है। तो ये क्यों बताया है, क्योंकि चरक चरक आदि जो संहिताएं है वो इस तरीके से लिखी गई है कि उसमें जो पूरा ग्रंथ जो है उसका एक कोई तो विषय है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये आयुर्वेद के ग्रंथ है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, ये सभी आयुर्वेद के ग्रंथ है। उस इसे तंत्राधिकरण कहा जाता है, यह तंत्र का अधिकरण है, मतलब आयुर्वेद सिखाना या फिर आयुर्वेद का विवरण करना, ये तंत्र का अधिकरण बताया गया है। उसके बाद उसमें जो कुछ स्थान बताए गए हैं, जैसे कि सूत्र स्थान, शारीर स्थान, विमान स्थान, चिकित्सा स्थान, ये सभी जो स्थान है वो कुछ कुछ विशेष विषयों को लेकर बताए गए हैं। तो वो सभी जो विषय है वो सभी उस स्थान के अधिकरण है, इसे स्थान अधिकरण कहा गया है। जैसे शारीर स्थान में सब शारीर का वर्णन किया गया है, विमान स्थान में अभी जो हमने देखा कि दोष भेषज आदि का विशेष ज्ञान, दोष भेषज आदि का विशेष मान, ये यहाँ पे विमान स्थान में बताया गया है। तो उस तरीके से ये जो विमान स्थान है उसमें भी जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय का नाम है रस विमान। तो ये जो पहला अध्याय है वो खुद खुद ही स्थान का महत्व बताता है। तो उसमें रस और विमान ये दो शब्द आए हुए हैं। तो पहले लाइन में ऐसे बताया है कि तत्रापि च दोष भेषजयोः प्राधान्यात् विशेष ज्ञापकम। तो दोष और भेषज उनमें भी प्रधान रहने वाला जो रस है वो उसका विशेष ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए रस का वर्णन पहले किया गया है। और विमान शब्द से उसका स्थान के साथ संबंध है, ये यहाँ पे बताया गया है। इसलिए ऐसे बताया है कि इमं च स्थान संबंधम स्वयं एव दर्शयति। तो इसका मतलब ऐसा है, तंत्र का तंत्र में बताए गए श्लोकों का अध्याय से संबंध होता है। कौन सा अध्याय है, कौन से अध्याय में वो आए गए हैं, उससे संबंध होता है। अध्याय का स्थान से संबंध होता है, स्थान का पूरे तंत्र से संबंध होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अध्याय है रस विमान, ये जो अध्याय है उसका विमान स्थान से जो संबंध है वो स्वयं ही यहाँ पे दर्शाया गया है, स्वयं दर्शयति। तो उसके लिए और भी आगे कुछ वर्णन
किया गया है। क्या बताया है? विशेषेण मीयते ज्ञायते दोष भेषजादि अनेन इति विमानम। तो विशेषतः विशेषेण मीयते, मीयते इस शब्द का उन्होंने अर्थ ज्ञायते मतलब विशेषतः हम जिसको जानेंगे, किसको? दोष भेषजादियों को। किसमें किसमें जानेंगे? तो विमान स्थान में जानेंगे। विशेषतः मीयते इसका मतलब है न्यायते। तो विशेषतः हम दोष और भेषज इत्यादियों का वर्णन देखेंगे। किसमें देखेंगे? तो वो विमान स्थान में देखेंगे, या फिर इसका वर्णन किसमें आया है तो उसको विमान स्थान कहा गया है। अभी मीयते ये शब्द मी इस धातु से तैयार हो जाता है। मी धातु से मीयते ये कर्मणि रूप का कर्मणि वर्तमान काल वाचक या फिर आत्मनेपदी रूप तैयार हो जाता है। आत्मनेपदी वर्तमान काल उत्तम सॉरी प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष बताते हैं ते इते अंते, मध्यम पुरुष से इथे द्वे और उत्तम पुरुष ई वहे मही, ऐसे बताया गया है। इसको ही हम प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसलिए इसका मतलब है मीयते ये प्रथम पुरुष का वर्णन किया गया है। तो मीयते मतलब हाँ जो जानेंगे या फिर जानते हैं या फिर न्यायते जिसके द्वारा हम जानेंगे या फिर जाना जाता है, ऐसा उसका अर्थ है। तो विशेषण मीयते और मी शब्द मीयते इसका और एक अर्थ होता है मेजरमेंट। इसका मतलब नापना। तो दोष भेषज, दोष कितने हैं, भेषज कितने हैं, उसके साथ उसके रस कितने हैं, और विकार कितने हैं और विकार के कौन कौन से भेद हैं, ये सभी जो है वो हम विमान स्थान में जानेंगे। तो इसलिए विशेषण नियते ज्ञायते दोष भेषजादि अभिनय की विमानम। दोष भेषजादि नाम प्रभावादि विशेष इति अर्थः। दोष भेषज इत्यादियों के प्रभावादि विशेष उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ये पूरा मतलब विशेषण नियते ज्ञायते ये विमान स्थान का अर्थ यहाँ पे विस्तार से बताया गया है। तो हमें विमान स्थान में क्या क्या जानना है? तो दोष, भेषज, रस और व्याधि, इन सभी का जो कुछ प्रभाव है, उनका जो कुछ विशेष ज्ञान है, वो हम विमान स्थान में जानने वाले हैं। एवं भूतम विमानम अभिधेयतया यत्र तिष्ठति तद विमान स्थानम। तो इस तरीके से विमानम अभिधेयतया, अभी अधिक धी धातु है उसका तद्धित रूप यहाँ पे किया गया है। तो जिसमें विमान बताने के लिए जो स्थान तिष्ठित है या फिर विमान मतलब विशिष्ट मान कहते हुए जो स्थान तिष्ठित है उसको विमान स्थान बताया गया है। या फिर विशेष मान का वर्णन जिसमें किया गया है, जिसमें बताया गया है, जिसमें उसका स्थान है, उसे विमान स्थान यत्र तिष्ठति। तो विमान अभिधेयतया यत्र तिष्ठति, विशेष मान ऐसे बताते हुए जिसमें वो बिठाया गया है, उसे विमान स्थान कहा गया है। इसे अलग अलग तरीके से उसका अर्थ हम निकाल सकते हैं। उसके बाद रस विमान का वर्णन किया गया है। रस विमानम अधिकृत्य कृतो अध्यायो रस विमानम। तो रस विमान मतलब रस का विशेष तरीके से मान या फिर वर्णन जिसका अधिकार है, जिसका विषय है, उसे रस विमान कहा गया है। उसे रस विमान अध्याय ऐसे बताते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे रस विमान विमान स्थान का पूरा वर्णन करते हुए रस विमान अध्याय पहले क्यों बताया गया है और रस विमान में क्या क्या आता है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है।
अभी ये पहले ही श्लोक में चक्रपाणि दत्त ने पूरा बताया है, वही सभी वर्णन चरकाचार्य आगे के श्लोक में बताते हैं। ये भी वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है, जिससे हमें विमान स्थान का पूरा स्वरूप यहाँ पे समझ में आता है। इह खलु, दूसरा श्लोक, इह खलु व्याधीनां निमित्त पूर्व रूप रूप उपशय संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेषान अनुप्रवेश्य अनंतरम दोष भेषज देश काल बल शरीर सार आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वयसा मानम अवहित मनसा यथावत नेयम भवति विषजा दोषादि मान ज्ञानायत्वात् क्रियायाः। तो यह और खलु ये स्थान संबंधम आह, यह मतलब अभी हम यहाँ पे विस्तार से बताने वाले हैं क्या, व्याधि नाम व्याधियों का निमित्त पूर्व रूप रूप उपशय संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेष अननु प्रवेश्य अंतरम। तो इसका मतलब ऐसा है कि अनुप्रविश्य विशेषान अनुप्रविश्य, अनुप्रविश्य का मतलब है बुधवा, मतलब जानते हुए। बुध धातु है अनु अधिक प्र अधिक विश्व, ये ल्यबंत है और उसका अर्थ दिया है बुधवा, मतलब ये जानते हुए, अनुप्रवेश करते हुए मतलब ये जानते हुए, क्या क्या जानते हुए उसका वर्णन दिया है। अभी ये दो शब्द देखो, अनुप्रविश्य और बुधवा, अनु अधिक प्र अधिक विश्व, ये ल्यबंत यहाँ पे बनाया गया है। ल्यबंत क्या होता है, तो एक एक या दो उपसर्ग लगाते हुए जो धातु आगे आता है उसे अगर ल्यक प्रत्यय लगाया तो उसे ल्यबंत हो जाता है। और बुधवा, वहां पे स्वांत प्रत्यय लगाया गया है। बुध ये धातु है, वहां पे वा मतलब त्वा, ये त्वा शब्द लगाया गया है। तो बुध अधिक त्वा, इसका संधि किया और उसे बुध, उससे बुधवा ये शब्द तैयार हुआ। अभी ये अनुप्रविश्य और बुधवा ये दोनों जो शब्द है वो कोई भी दो वाक्य जोड़ने के लिए उपयोग में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, निमित्त पूर्व रूप रूप उपशय संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेष, ये एक वाक्य हो गया। और अनंतरम उसके बाद दोष भेषज देश काल बल शरीर आहार सत्व सात्म्य प्रकृति वयसाम मानम अवहित मनसा यथावत नेयम भवति। तो ये दो अलग अलग वाक्य हो सकते हैं, लेकिन वो जोड़ने के लिए जो यूज होता है उसे ल्यक प्रत्यय या फिर स्वांत प्रत्यय ऐसे बताया जाता है। तो ल्यक प्रत्यय कहाँ पे करते हैं, तो जहाँ पे उपसर्ग होता है वहां पे ल्यक प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। अनु अधिक प्र अधिक विश्व, ये यहाँ पे उपसर्ग है तो वहां पे ल्यक प्रत्यय लगाया जाता है। लेकिन बुध ये जो धातु है वो सिर्फ बुध यही धातु है, उसमें कुछ उपसर्ग नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ स्वांत प्रत्यय का उपयोग होता है। लेकिन ये दोनों प्रत्यय, ल्यक प्रत्यय और स्वांत प्रत्यय, ये दोनों दो वाक्य जोड़ने के लिए उपयोग में आते हैं। तो इसका मतलब ऐसा है, पहले मतलब हमने निदान स्थान में व्याधियों का व्याधि नाम निमित्त पूर्व रूप रूप उपशय संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेष, ये संप्राप्ति, इन सभी का विशेष हमने जाना है। अनुप्रविश्य मतलब उसमें हमने प्रवेश किया है, वो हमने जान लिया है, उसका प्रवेश किया है, इसका मतलब
वो हमने देखते हुए आगे हम आए हैं। अनुप्रविश्य अनंतरम, उसके बाद क्या, दोष भेषज देश काल बल शरीर आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वयसाम मानम अवहित मनसा यथावत नेयम भवति। जब हम उसका ज्ञान करेंगे तभी हम इसका ज्ञान यथावत नेयम भवति, तो तभी इसका जब निमित्त पूर्व रूप रूप उपशय संप्राप्ति इनका ज्ञान योग्य तरीके से होगा, उसमें हमने अनुप्रवेश किया हुआ है, तभी हम यथावत नेयम भवति, क्या हम जान सकते हैं, क्या दोष भेषज देश काल बल शरीर आहार सत्व सात्म्य प्रकृति वयसा उनका मान, वयसा मानम। तो इन सभी का मान हम तभी अवहित मनसा, अवहित मनसा इसका मतलब लक्ष्य पूर्वक, अव अधिक धा धातु है, धा मतलब धारण करना। तो मनसा, मनसा ये तृतीया है, तो मन से हम धारण कर सकते हैं, क्या ये सभी जो है इनका मान हम मन से धारण करते हैं, और तभी वो यथावत नेयम भवति, तभी वो योग्य तरीके से हम जान सकते हैं, यथावत उसका ज्ञान हम कर सकते हैं। कौन कर सकता है, विषजा, विषज के द्वारा वो हो सकता है, विषजा यथावत नेयम भवति, विषज के द्वारा उसका ज्ञान यथावत हो सकता है। किस किस का ज्ञान, दोष भेषज देश काल बल शरीर सार आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वयसाम, यहाँ पे ये पूरा द्वंद्व समास है, दोषः च भेषजः च देशः च कालः च बलम च शरीरम च सारः च आहारः च सात्म्यः च सात्म्यं च सत्वं च प्रकृतिः च वयः वयस् वयः च। तो इस तरीके से ये सभी पूरा द्वंद्व समास एक साथ करते हुए उसका जो द्वंद्व समास में क्या होता है, ये सभी जो समान लेवल पर होने वाले सभी शब्द हैं, द्वंद्व समास में सभी शब्दों को समान मान दिया जाता है। तो दोष भेषज देश काल इन सभी का ज्ञान उपयोगी उपयोगी है, या फिर इन सभी का ज्ञान आवश्यक है, तभी हम चिकित्सा योग्य तरीके से कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक, कोई भी दो, कोई भी तीन नहीं, इन सभी का ज्ञान उपयोग में आने वाला है, तभी हम योग्य तरीके से चिकित्सा कर सकते हैं। इसलिए उनको द्वंद्व समास में एक साथ किया हुआ है, नहीं तो दूसरा कोई भी समास यहाँ पे लग सकता था, लेकिन उनको समान लेवल में लाने के लिए द्वंद्व समास का उपयोग यहाँ पे किया गया है। और द्वंद्व समास कैसे होता है, तो जो सभी समान जिसको समान रूप या फिर समानता दी जाने वाले जो शब्द है, वो सब एक साथ आने के बाद जो लास्ट वाला शब्द आता है, जैसे यहाँ पे वयस ऐसे शब्द आ गया है, तो उस वयस शब्द का बहुवचन लगाया जाता है, तो वयः वयसी वयांसी ऐसे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो वयस शब्द है उन उसकी षष्ठी की गई है, क्योंकि इन सभी का उपयोग मान, इन सभी का मान हमें करना है, तो ये षष्ठी का संबंध, षष्ठी ये संबंध के लिए उपयोग में आती है। तो दोष भेषज इन सभी का संबंध किससे है, मान शब्द से है, तो दोष का मान, भेषज का मान, देश का मान, काल का मान, बल का मान, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए उन सभी का द्वंद्व समास करते हुए, उनको षष्ठी लगाते हुए बाद में मान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोष भेषज देश काल बल शरीर सार आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वयसा मानम
अवहित मनसा मानम, अवहित मनसा, अवहित मतलब लक्ष्य पूर्वक, मन से लक्ष्य देते हुए, मन से ध्यान करते हुए, यथावत नेयम भवति, जिस तरीके से वो किया जाएगा, किससे, विषजा, विषक शब्द है, उसकी त्रुटियां बताई गई है। तो मतलब भेषज के विषक के द्वारा ये जब जान लिया जाएगा, तभी वो उसको समझ में आएगा। तो दोषादिमानम, दोषादिमान ज्ञानायत्वात् क्रियायाः। तो इसका मतलब है कि हाँ, तो ये पहले बताया गया है कि किसी इस तरीके से हमें कार्य करना है, या फिर इस तरीके से हमें उनका मान समझ लेना है, कैसे अवहित मनसा वो जान लेना है, और यथावत वो अगर हमने किया ऐसे, तो ही हम उसको जान सकते हैं। किस लिए, तो उसका वर्णन आगे आया है। दोषादिमान ज्ञानाय ज्ञानाय तत्वात् क्रियायाः, जब दोषादियों का मान, दोषादीनाम मानम दोषादिमानम, दोषादियों का मान, दोषादीनां मानं दोषादिमानं दोषादिमानस्य ज्ञानम, तो दोषादिमान ज्ञान, दोषादिमान का ज्ञान, और आयतत्वात्, आयतत्वात् मतलब महत्वपूर्ण, आयतत्व इसका अर्थ है महत्वपूर्ण ज्ञान, जो दोषादियों का ज्ञान महत्वपूर्ण, ऐसे ज्ञान जब हम करते हैं, तो ही क्रिया कर सकते हैं। क्रियायाः, क्रिया करने के लिए हमें इन दोषादियों का मान होना जरूरी है। तो इसलिए उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो इसे प्रयोजन तंत्र कहा जाता है। एक मिनट मैं बताती हूँ। यहाँ पे एक तंत्र है कि कोई भी महत्वपूर्ण विषय विषय बताने के बाद उसका मतलब उसका प्रयोजन क्या है वो बताया जाता है। मतलब पहले ऐसे बताया कि ये आपको करना है, या फिर ये आपको होना, इसका ज्ञान होना आपको जरूरी है। किस लिए, तो दोषादि मान ज्ञानायत्वात् क्रियायाः, तो दोषादि मान का ज्ञान होने से क्या होता है, क्रिया के लिए वो उपयोग में आता है। तो इससे यहाँ पे इसे एक तंत्र युक्ति कहा जाता है। अभी मुझे उसका वर्णन याद नहीं आ रहा है, पर उससे क्या बताया जाता है। हाँ, ये अपदेश तंत्र युक्ति, अपदेशो नाम यत् प्रतिज्ञातार्थम साधनाय हेतुवचनम, तो जो प्रतिज्ञा की गई है उसका साधन होने के लिए, या फिर उसको साध्य करने के लिए कोई तो हेतु बताया जाता है। तो ये हेतु है कि हमें ये करना है, क्यों, क्योंकि इसके लिए वो उपयोगी है, ये हेतु के लिए वो उपयोगी है। तो ये जो है दोषादि मान ज्ञानायत्वा क्रियाया, हाँ ये हेतु है किसका, ये सभी करने का। हुँ? मतलब पहले हमने निदान स्थान का वर्णन किया है, उसका आप अच्छी तरीके से उसको ज्ञात करते हुए, फिर उसके बाद दोष भेषज देश काल, इसका ज्ञान जब हम लक्ष्य पूर्वक मन से करेंगे, तो हमें
अपने आप चिकित्सा हम योग्य तरीके से कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि दोषादिमान का ज्ञान होना ये क्रिया के लिए जरूरी है। अभी क्रिया यहाँ ये शब्द क्रिया इस शब्द की षष्ठी है, लेकिन कभी कभी षष्ठी ये सप्तमी अर्थ में भी आती है। तो यहाँ पे क्रिया यहाँ इति चिकित्सा यहाँ, यहाँ पे क्रिया यहाँ ये शब्द चिकित्सा या चिकित्सा करने के लिए ऐसे उसका उपयोग बताया गया है। लेकिन उसका अर्थ सप्तमी के स्वरूप में बताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्णन किया गया है। आगे फिर से उसी का वर्णन और अच्छी तरीके से करते हैं। न ही अमानज्ञो दोषादीनाम विशत व्याधि निग्रह समर्थो भवति। अगर इन सभी का ध्यान नहीं किया, न ही अमानज्ञो, न मानज्ञ अमानज्ञ, मानज्ञ ये शब्द कहा कैसे आया? मानम जानाती मानज्ञ, किसका मान? दोष भेषज देश काल, इसका मान यहाँ जानाती, यहाँ ज्ञाति, जो जानता है उसे मानज्ञ कहा गया है। तो यहाँ पे मानज्ञ उसके विरुद्ध क्या है? अमानज्ञ। तो न ही अधिक अमानज्ञ, जो इसका मान नहीं जानता है, किसका? दोषाधीनम, दोष इत्यादियों का मान योग्य तरीके से नहीं जानता है, वह कौन? भिषक। ऐसा भिषक व्याधि निग्रह समर्थो न भवति, न व्याधि निग्रह समर्थो भवति। अमानज्ञो भिषक दोषादीनाम अमानज्ञः भिषक न व्याधि निग्रह समर्थो भवति। जो दोषादियों का मान नहीं जानता है, वो व्याधि का निग्रह करने में समर्थ नहीं होता है। ऐसे इसका मतलब है। तस्मात् दोषादिमान ज्ञानार्थम विमान स्थान उपदेक्षामः अग्निवेश। इसलिए दोषादि मान जानने के लिए ज्ञानार्थम विमान स्थान का उपदेश हम यहाँ पे कर रहे हैं। इस तरीके से वर्णन यहाँ पे आया हुआ है। यह खलु इत्यादि ना स्थान संबंध माहो। यह खलु यहाँ पे स्थान से फिर से संबंध मैंने बताया कि पहले श्लोक में चक्रपाणी दत्त जी ही पूरे स्थान का महत्व बताते हैं, लेकिन दूसरे श्लोक में आचार्य अत्रेय इसका वर्णन कर रहे हैं। तो वो भी हमें देखना चाहिए। तो मतलब जो पहला श्लोक है उसमें ही चक्रपाणी दत्त ने स्थान का महत्व बताया है, उसी का वर्णन यहाँ से ही लिया है। मतलब उसका वर्णन चक्रपाणी दत्त ने जो ये तीसरा श्लोक है वहां से ही लिया है, लेकिन उन्होंने वो वर्णन पहले ही श्लोक में कर दिया है। तो यहाँ पे पुनर्वसु अत्रेय ने स्थान से संबंध बताते हुए ये श्लोक तैयार किया है। यह खलु इत्यादि ना स्थान संबंध माह। यह संप्राप्ति भेद संख्या प्राधान्यादि ग्रहणेन एव संप्राप्तिं उपदिशन् संख्यादि भेदेन सर्व एव संप्राप्ति ही कथिता भवति इति दर्शयति। मतलब ऐसे दिख रहा है, इति दर्शयति मतलब ऐसे दिख रहा है क्या? यह यहाँ पे संप्राप्ति भेद संख्या प्राधान्यादि ग्रहणेन एव संप्राप्ति उपदिशन् संख्यादि भेदेन सर्व एव संप्राप्ति ही कथिता। मतलब संप्राप्तियों के जो भेद है, संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेष, ये जो 5 भेद है इत्यादियों से संप्राप्तियों के भेद ग्रहण किए जाते हैं। ग्रहणेन एव संप्राप्तियों का उपदेश किया जाता है। तो इस तरीके से संप्राप्ति का उपदेश करते हुए संख्या इत्यादियों के जो भेद है वो सर्वथा मतलब संपूर्ण संप्राप्ति के भेद यहाँ पे कथित हुए हैं या फिर कहे गए हैं।
ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निमित्तादीनां तु, लेकिन निमित्त इत्यादियों का न तादृशो भेदो, उसका पूरा वर्णन यहाँ पे किया नहीं गया है। अल्पग्रंथ वक्तव्यो अस्ति, येन भेदेन ते अपि कथ्येरन्, अतः ते सामान्येन एव उक्ताः। तो एक्चुअली ये निमित्त इत्यादियों के भेद भी यहाँ पे बताने जाने चाहिए थे, ऐसे चक्रपाणि दत्त कहते हैं। निमित्तादीनां तु न तादृशो भेदो, निमित्त इत्यादियों के संप्राप्ति जैसे भेद यहाँ पे नहीं बताए गए हैं। अल्प ग्रंथ वक्तव्य अस्ति, ये अल्प ग्रंथ वक्तव्य हो सकता है। येन भेदेन ते अपि कथ्येरन्, अतः ते सामान्येन एव उक्ताः। तो जिन भेदों से वो कहे गए हैं, कथ्येरन मतलब निदान स्थान में जो भेद उनके बताए गए हैं वो सामान्य स्वरूप से है, वो हमें जानने चाहिए। विशेष भेद किसके हैं? संप्राप्ति के भेद विशेष हैं, और बाकियों के सामान्य भेद बताए गए हैं, वो आप निदान स्थान में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उनका विशेष उल्लेख, संप्राप्ति भेदों का उल्लेख विशेष तरीके से यहाँ पे आया हुआ दिखाई देता है। अनुप्रविश्य इति बुद्ध्वा, ये हमने जाना है। दोषादयः सूत्र स्थान एव प्रपंचिताः, दोषादियों का वर्णन कहाँ पे किया है? सूत्र स्थान में ही प्रपंचित किया गया है। प्रपंच की करना मतलब विस्तार करना, उसका विस्तार सूत्र स्थान में ही किया गया है। मानम इति प्रभावादि विशेषाः, अभी यहाँ पे मान, इसका मतलब मेजरमेंट, इस तरीके से हमें मतलब एक उसका अर्थ मेजरमेंट ऐसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो अभिप्रेत अर्थ है वो ऐसा है, प्रभाव आदि विशेषाः। तो रस दोष रस दोष व्याधि और और उसका सॉरी रस का रस दोष और व्याधि और गुण, इनका जो वर्णन है वो सभी वर्णन ये यहाँ पे विस्तार से या फिर प्रभावादि विशेष से कर रहे हैं। तो ये सभी वर्णन हमें प्रभावादि विशेष से जानना है। एतत् ज्ञाने हेतु दोषादि इत्यादि, तो ये जानने के लिए हमें दोष इत्यादियों का ज्ञान होना जरूरी है। और क्रियायाः इति चिकित्सायाः, रस और द्रव्य और दोष और व्याधि, इन सभी का ज्ञान होना जरूरी है। तो मान किस किस का मान देखेंगे हम यहाँ पे? तो रस और द्रव्य और दोष और व्याधि, इन सभी का मान मतलब प्रभावादि विशेष हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मतलब क्या? उसका अर्थ ऐसे होता है कि अगर हमने कोई भी द्रव्य लिया तो उसमें जो प्रभाव आने वाला है, उसमें जो बदल होने वाला है, या फिर उसकी जो कुछ उसमें जो कुछ प्रोसेसिंग है, वो सभी किसके द्वारा होने वाला है? रस के द्वारा होने वाला है। और विकार में जो कुछ प्रभाव है या फिर उसमें जो हमें चेंजेस दिखाई देने वाले हैं या फिर उसमें जो प्रोसेसिंग होने वाला है, वो किसकी वजह से है? वो दोषादियों की वजह से है। तो इसलिए हमें उन सभी के जो प्रभाव है, रस बदलने के बाद द्रव्य बदल जाता है, या फिर रस, हर एक द्रव्य का रस अलग अलग होता है और उससे उनके गुण बदल जाते हैं, या फिर हर एक दोष के कारण, अलग अलग दोषों के कॉम्बिनेशन के कारण विकार में बदलाव आ जाता है। तो इस तरीके से हमें उनका प्रभावादि विशेष क्या है वो हमें यहाँ पे जानना है, इसलिए विमान स्थान का महत्व बताया गया है। आगे, तत्र
आदौ रस द्रव्य दोष विकार प्रभावान वक्ष्यामः। अभी हम रस द्रव्य दोष और विकार और विकार उनके प्रभाव, रस द्रव्य दोष विकार इनके प्रभावों का वर्णन हम अभी करेंगे। वक्ष्यामः मतलब हम आपको बताने वाले हैं। वच धातु है उसका वक्ष्यामः, ये भविष्य काल का रूप यहाँ पे किया गया है। जैसे श्याम श्यावः श्यामः, उसी तरीके से वक्षाम वक्षा वहा वक्षामः, इस तरीके से वर्णन आया हुआ है। तो किनका वर्णन हम करने वाले हैं? रस द्रव्य दोष और विकार उनके प्रभावों का। तो रसः च द्रव्यः च दोषः च विकाराः च रस द्रव्य दोष विकाराः रस द्रव्य दोष विकाराणां प्रभावः रस द्रव्य दोष विकार प्रभावाः। तान्, उसका वर्णन हम अभी करने वाले हैं। रसः तावत् षट्, रस अभी तक मतलब तावत इसका मतलब ऐसा है कि रस ये इतने ही है। कितना? षट, 6 ही रस बताए गए हैं। तावत शब्द का अर्थ नहीं बताया गया है, लेकिन तावत का मतलब है रस कितने हैं? षट, इतने ही रस है। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, जो 26वां अध्याय है, सूत्र स्थान का 26वां जो अध्याय है, उसमें रस भेद बताने वाली एक परिसंवाद हुआ है। उसमें परिसंवाद का वर्णन किया गया है और उसमें अलग अलग आचार्यों ने रस के अलग अलग भेद बताए गए हैं। किसी ने एक बताया, किसी ने दो बताए, किसी ने 3 बताए, किसी ने 4 बताए। इस तरीके से जो अत्रेय भद्रकाप्य नाम का जो अध्याय है, उसमें अत्रेय जी भद्रकाप्य, शाकुंतलेय, पूर्णाक्ष, मोद्गल्य, हिरण्याक्ष और कौशिक और कुमार शिरा भारद्वाज, ये सभी आचार्य एक साथ बैठे हुए उन्होंने कुछ परिसंवाद, एक सेमिनार किया और उसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार से रसों का वर्णन, रसों के भेदों का वर्णन वहां पे किया किया है। तो किसी ने बताया एक रस है, किसी ने बताया 2 रस है, किसी ने बताया 3 रस है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि वो परिसंवाद होने के बाद अत्रेय जी ने अपना मत जो बताया वही यहाँ पे उद्धृत किया गया है। रसाह तावत षट, अभी तक रस 6 ही है। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, तो षडेव रसाः इति उवाच भगवान अत्रेय पुनर्वसु मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषायाः। तो जो पुनर्वसु अत्रेय जी ने 6 रस बताए हैं, उसी का वर्णन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ते सम्यक उपयुज्यमानाः, अगर वो जो 6 रस है वो अगर योग्य तरीके से उपयोग में हमने लाए तो शरीरम यापयन्ति, शरीर का यापन करते हैं। मिथ्या उपयुज्यमानाः खलु दोष प्रकोपाय उपकल्पन्ते, मिथ्या अगर उनका उपयोग योग्य तरीके से नहीं किया गया तो क्या हो जाता है? दोष प्रकोप हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रसों का वर्णन किया गया है। अध्यायार्थम वक्तु प्रतिजानीते तत्र आदौ इत्यादि। तो अभी यहाँ पे अध्यायार्थम वक्तुम प्रतिजानीते, अध्याय का वर्णन करने के लिए हमने ये वक्तव्य किया है। क्या? तत्र आदौ इत्यादि, तत्र आदौ इत्यादि का वर्णन करते हैं। यद्यपि च दोष भेषज इत्यादौ दोष अपेक्षत्वात् भेषजस्य दोष आदौ कृतः, तथापि इह रसद्रव्य रूप भेषजस्य अपेक्षित रोग प्रशम कर्तृत्वेन तथा दोषस्य अपि च रसद्रव्ययोः एव कारणत्वेन भेषज शब्द सूचिते रसद्रव्ये
एव अग्रे कृते पश्चात तु दोष ग्रहण गृहीतौ दोष विकारौ। बहुत बड़ी लाइन यहाँ पे बताई गई है। क्या बताया है? यद्यपि हमें मालूम है कि दोष भेषज इत्यादि में दोष अपेक्षत्वाद भेषजस्य, दोष के अपेक्षा में भेषजस्य दोष आदौ कृताः, दोष के अपेक्षा में भेषजस्य दोष आदौ कृताः, इसका मतलब है दोष के अपेक्षा में भेषज का वर्णन होना जरूरी है, फिर भी यहाँ पे दोष का वर्णन आदौ कृताः मतलब पहले किया गया है। तथापि फिर भी उसमें भी रस द्रव्य रूप भेषजस्य अपेक्षित रोग प्रशम कर्तृत्वेन, मतलब रस द्रव्य रूप भेषजस्य, रस और द्रव्य इन दोनों के स्वरूप से भेषज की उत्पत्ति होती है। रसः च द्रव्यः च रसद्रव्ये रसद्रव्ययोः रूपः या फिर रसद्रव्ययोः स्वरूपाः यस्य सः तत् भेषजम्। तो रस और द्रव्य यही जिसका स्वरूप है उसको भेषज कहा गया है। रस द्रव्य रूप भेषजस्य अपेक्षित रोग प्रशम कर्तृत्वेन, और वही भेषज अपेक्षित ऐसा रोग प्रशम कर्तृत्व करता है, रोग प्रशम कर्तृत्वेन। तथा और क्या है? दोषस्य अपि, दोष का भी रसद्रव्ययोः कारणत्वेन, रस और द्रव्य यही कारण है, क्योंकि रस और द्रव्य के कारण ही दोष बिगड़ते हैं, दोष तैयार हो जाते हैं। तो दोषों की प्राकृतिक उत्पत्ति, दोषों का विकृतत्व, ये सभी रस और द्रव्य इनके कारण स्वरूप होता है। और रोग भी रस और द्रव्य इनके द्वारा तैयार किए गए भेषज से ही शमन होते हैं। तो इसलिए कारणत्वेन भेषज शब्द सूचिते रसद्रव्य अग्रे कृते, तो इसलिए भेषज शब्द सूचित करते हुए भेषज शब्द को सूचित करते हुए रस द्रव्य ये उसको उसका वर्णन पहले किया गया है। रस द्रव्य एवं अग्रे कृते पश्चात उसके बाद दोष ग्रहण गृहीत दोष विकारो, और उसके बाद हमने दोष ग्रहण करते हुए दोष और विकारों का वर्णन किया है। तो उनको सिर्फ ऐसे बताना है कि रस का वर्णन पहले किया है, फिर उसके बाद द्रव्य, और उसके बाद दोष और विकार का वर्णन हम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक्चुअली दोष और भेषज ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे ही व्याधि होते हैं, तो उनका वर्णन, उसमें भी दोष का वर्णन पहले करना चाहिए। तो चक्रपाणी दत्त कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं, रस का वर्णन पहले किया है, क्योंकि रस ये रस और द्रव्य से ही भेषज बनता है, और वही भेषज रोग शमन करने के लिए कारणीभूत है। तो इसलिए रोग शमन करने के लिए कारण है, इसलिए रस और द्रव्य का वर्णन पहले किया गया है। उसके साथ ही दोष का जो वर्णन है वो दोष की प्राकृतिक उत्पत्ति, दोष की विकृत उत्पत्ति, ये भी रस और द्रव्य के कारण होती है। इसलिए और रस और द्रव्य की जो रस के और द्रव्य के द्वारा जो भेषज बनता है उससे ही दोषों का शमन होता है। इसलिए रस द्रव्य इनका ही वर्णन पहले किया गया है, बाद में दोष का ग्रहण किया गया है। इस तरीके से वर्णन यहाँ पे किया है। आगे क्या है? प्रकृष्टो भावः प्रभावः, प्रभाव मतलब शक्ति, प्रकृष्ट भाव मतलब उत्कृष्ट भाव इति प्रभाव, इसका मतलब शक्ति। स च इह अचिन्त्य चिन्त्यश्च ग्राह्यः,
वो शक्ति कैसे होती है, अचिंत्य होती है या फिर चिंत्य होती है। तो इस तरीके से अचिंत्य या फिर चिंत्य ऐसे शक्ति होती है। येन तत्र खलु अनेक रसेषु इत्यादिना द्रव्य विकारयोः प्रभावं रसद्वारा दोषद्वारा च चिंत्यम अपि वक्ष्यति। और इस तरीके से तत्र खलु अनेक रसेषु, इसका वर्णन आगे आया हुआ है। और भी आगे है। हाँ, 9वें श्लोक में उसका वर्णन आया है। तत्र खलु अनेक रसेषु द्रव्येषु अनेक दोषात्मकेषु च विकारेषु रसदोष प्रभावम् एकैकस्येन अभिशमित्य ततो द्रव्य विकारयोः प्रभावतत्त्वं व्यवस्ये। ये हम फिर बाद में जानेंगे उसका वर्णन, लेकिन उसका वर्णन करते हुए ऐसे कहा गया है कि तत्र खलु अनेक रसेषु इत्यादिना द्रव्य विकारयोः प्रभावं रसद्वारा दोषद्वारा चिंत्यम इति वक्ष्यति। तो द्रव्य और विकार, द्रव्य का प्रभाव रस के द्वारा और विकारों का प्रभाव दोषों के द्वारा चिंतनीय है। मतलब हम उसका विचार इस तरीके से कर सकते हैं। द्रव्य में कौन से रस है, उनके गुण क्या है, वो हम देखते हुए कौन सा द्रव्य किस रोग में उपयोग है, किस दोष पर काम करता है, इसका विचार किया जाता है। उसी प्रकार कौन कौन से दोष है, दोष यही विकार के हेतु होने के कारण कौन कौन से दोष है, उसका प्रभाव, उस दोष के कारण कौन से प्रभाव से विकार की उत्पत्ति हुई है, इसका चिंतन यहाँ पे किया जाता है। इसलिए द्रव्य विकारयोः प्रभावं रसद्वारा दोषद्वारा च चिंत्यम अपि वक्ष्यति। व्यापयन्ति साम्येन अवस्थापयन्ति। व्यापयन्ति इसका मतलब साम्य के द्वारा उसका अवस्थापन करना। तो यापन करना इसका मतलब है उसका अवस्थापन करना, साम्य करते हुए उसको स्थापित करना। किसको, दोषों को। हमें दोषों को स्थापित करना है, दोषों का अवस्थापन करना है। जो बिगड़े हुए दोष है उनका स्थापन करना है। ते सम्यक उपयुज्यमानाः शरीरं यापयन्ति। मिथ्या उपयुज्यमानस्तु, अगर उनका गलत तरीके से उपयोग किया गया, किस तरीके से, मिथ्या, मिथ्या शब्द यह अयोग अतियोग मिथ्या योगेषु वर्तते। अयोग अतियोग और मिथ्या योग, इनके लिए इसका वर्णन आया है। तो मिथ्या उपयुज्यमानाः तु खलु दोष प्रकोपाय उपकल्पन्ते। उसके क्या क्या हो जाता है, दोषों का प्रकोप हो जाता है। तो इसलिए हमें रस, द्रव्य, दोष और विकार, इनके प्रभाव जानना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे उनका वर्णन इस रस विमान अध्याय में हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने रस विमान, विमान स्थान का महत्व जाना, विमान स्थान का तंत्र से या फिर आयुर्वेद से क्या संबंध है वो हमने जाना। और फिर उसके बाद जो पहला अध्याय है रस विमान अध्याय, उसका वर्णन हमने यहाँ पे देख लिया कि उसमें क्या क्या आया है और उसका स्थान से संबंध यहाँ पे कैसे प्रस्थापित किया गया है। फिर उसके बाद अभी हमने रस और द्रव्य के बारे में जाना। अभी आगे दोष और विकार के बारे में अगले हमारा व्याख्यान जो होगा तो उसमें हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे हम अभी आज रुकते हैं।